न्यूज देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें। केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सदन में अपना लगातार तीसरा बजट प्रस्तुत किया। इसी बजट को लेकर कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया रही, देखते हैं। जो बजट संसद में पेश किया है वह देश भर के 5 करोड़ कर्मचारियों के लिए निराशाजनक है और इससे आक्रोशित है। भारत सरकार से उम्मीद थी कि जो महंगाई भत्ते और वेतन आज की जो कटौतियाँ लॉकडाउन में की गई थी उसको वापस करने का प्रावधान करेगी सरकार, और जो वेतन विसंगतियाँ हैं उनको दूर करके एक सब आक्रोश समाप्त हो। देश का कर्मचारी ही गांव से लेकर सचिवालय तक काम करता है, राजधानी तक काम करता है, और उसी के बल पर जो ये कोरोना की बीमारी दूर हुई है, देश प्रगति कर रहा है, काम करने वाले वही हैं, तो उनका भी ध्यान देना चाहिए। और इसलिए हम पुनः अनुरोध करते हैं कि प्रधानमंत्री जो इप्सिप की हमारी जो मांग है जो उस पर विचार करके निर्णय करेंगे। जैसा कि आज आम बजट आया हुआ है, बजट को लेकर आपकी क्या राय है? केंद्रीय आम बजट आज निर्मला सीतारमण जी ने लगातार तीसरी बार प्रस्तुत किया है अपनी सरकार का। इस बजट से लोगों को बहुत उम्मीद थी, विशेषकर कर्मचारी वर्ग को ये उम्मीद थी कि महंगाई भत्ता जो सीज किया गया है वो रिलीज हो जाएगा, और कर्मचारियों की कुछ समस्याओं से संबंधित, जैसे विशेषकर आउटसोर्सिंग के लोग थे, संविदा के लोग थे जिन्होंने कोरोना फ्रंटलाइन वैरियर के रूप में काम किया है, उनके नियमितीकरण की बात हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ बजट में हुआ नहीं। इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाने की भी आस कर्मचारी लगाया हुआ था, उस पर भी वित्त मंत्री जी ने कोई निर्णय नहीं लिया है। इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया है। हेल्थ के सेक्टर में वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए हैं, ऑटो पार्ट्स महंगे हैं, सोलर एनर्जी पर सरकार जोर दे रही है, लेकिन सोलर इन्वर्टर महंगे हो गए हैं, इलेक्ट्रिक के पार्ट्स महंगे हो गए हैं, कॉटन महंगा हो गया है, कॉटन के महंगे हो जा रहे हैं, सूती कपड़े जो आम आदमी खरीद के बैठा है उस पर असर पड़ेगा। जो कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, इसमें स्टील प्रोडक्ट है या लोहे का प्रोडक्ट है, तांबे का प्रोडक्ट है, चांदी और सोना, चांदी और सोने में जो रेट गिरे हैं उसका इंटरनेशनल मार्केट पर असर पड़ेगा। ये एक अच्छी बात है। बजट की एक जो सबसे अच्छी बात है वो डिविडेंड पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। डिविडेंड का मतलब ये कि जो आदमी अपना कहीं पर पैसा जमा करता था, उसको जो शेयर मिलता था तो वो एट द सोर्स इनकम टैक्स कट जाता था, उस पर इन्होंने राहत दी है। बाकी ये बजट कर्मचारियों के लिए निराशाजनक तो है ही, आम आदमी के लिए भी इस बजट में कुछ खास नहीं है। वाला भी ख्याल रखना पड़ेगा। जैसा कि आज आम बजट आया है, इसके बारे में बताएं, क्या कैसा ये बजट है? कर्मचारियों के लिहाज से यह बजट निराशाजनक है। हम लोगों को काफी उम्मीदें थी कि हमारा स्लैब बढ़ाया जाएगा, लेकिन बढ़ाया नहीं गया। हम लोग उम्मीद पाल रखे थे कि कम से कम 10 लाख तक जो है टैक्स फ्री रहे। इसके बारे में क्या? नहीं, एक तरफ लगाया गया और एक तरफ घटाने का वो किया गया। कुल मिला के जैसा था उतना ही दाम रहना है, उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा। यानी कि कर्मचारी नाखुश हैं इस बजट को लेकर? निश्चित रूप से उनकी आशाओं पे जो है कुठाराघात हुआ है, तो खुश तो नहीं है। टैक्स जो स्लैब है उसके हिसाब से आपके हिसाब से किस हिसाब से होना चाहिए था? 10 लाख तक जो है, आज की महंगाई के जमाने में 10 लाख तक का जो इनकम है, वेतन है, वो टैक्स फ्री होना चाहिए। जैसा कि आज आम बजट आया हुआ है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है अपने परिचय साथ? मैं आर.के. निगम, महामंत्री राज्य कर्मचारी संघ परिषद, महासचिव संयुक्त संघर्ष संचालन समिति। बजट से कर्मचारियों को घोर निराशा हुई है। बजट में सरकार ने कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं रखा है, और दुख की बात यह है कि कोरोना आपदा में जिन कर्मचारी संगठनों ने, जिन पैरामेडिकल स्टाफ ने, केंद्रीय राजकीय कर्मचारियों ने इतनी बड़ी सेवा की, उनकी सेवाओं का भी ध्यान सरकार ने नहीं रखा है।
ना तो इनकम टैक्स का स्लैब, क्योंकि मैं मंडी परिषद में रहा हूं कि जिन चीजों पे निर्णय होना चाहिए था उस पर सरकार संशोधन के लिए तैयार है, चाहे वो मंडियों का हो, चाहे एमएसपी का हो, चाहे प्राइवेट मंडी का हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हो। इन सब लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, ना किसानों को। मैं तो कहता हूं दूसरे पक्ष जो लड़ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, प्राइवेट मंडी, बल्क परचेजिंग, इन सब पे कार्रवाई पिछले 20 साल से तमाम स्टेट्स में चल रही है। उसके बावजूद भी ये आंदोलन खड़ा किया है। जो सरकार संशोधन कर रही है, अगर वो संशोधन कर दे और एमएसपी पे कोई निर्णय हो जाए तो इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। मैं अतुल मिश्रा, महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश। आज केंद्र सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। प्रदेश ही नहीं, हमें जहाँ तक लगता है पूरे देश के कर्मचारियों की इस बार बजट के ऊपर विशेष निगाहें थीं और केंद्र सरकार से काफ़ी आशाएं थीं कि इस बजट में निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमारे कर्मचारी बहुत ही निराश आक्रोशित है और निश्चित रूप से यह एक नया आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए मजबूर कर रहा है। और परिषद ये सभी कर्मचारियों को आश्वस्त करती है कि सरकार के द्वारा जो अपेक्षाकृत रवैया अपनाया जा रहा है, हम निश्चित रूप से एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे और जो हक है कर्मचारियों का उसको दिला करके ही मानेंगे। धन्यवाद। मैं आर.के. वर्मा, प्रांतीय संप्रेक्षक, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, सह संयोजक संयुक्त संघर्ष संचालन समिति। आज जो आम बजट पेश हुआ है उसमें सरकार ने 75 वर्ष से अधिक के लोगों का आयकर में भरने में छूट दिया है। उसके लिए एक अच्छा पहल है सरकार की, लेकिन इसके साथ के साथ कर्मचारियों में निराशा भी व्याप्त है, क्योंकि इन्होंने आयकर की कोई भी सीमा नहीं बढ़ाई है और ना ही उन्होंने कर्मचारियों के हित के लिए कोई अच्छा कार्य किया है। वही कर्मचारी जो सरकार के कोरोना महामारी के समय उन्होंने अपने जो है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के लोग और नगर निगम के लोग और पुलिसकर्मी, कई विभागों के लोगों के जो कर्मचारियों ने अपनी जान लड़ा दी और कई लोगों ने जान गंवा भी दी, लेकिन उसके लिए सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा और ना ही उनका महंगाई भत्ता रिलीज किया है। और कर्मचारियों में से आक्रोश व्याप्त है। और इसके साथ और मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत ही खराब बजट पेश हुआ है। इसमें महंगाई और दिनों दिन बढ़ती जाएगी, क्योंकि इन्होंने पेट्रोल के दाम में, डीजल के दाम में कृषि सेस लगा दिया है। इससे महंगाई तो आम ज़रूरत की चीज़ें जो है लोगों के जो है महंगाई बढ़ जाएगी और जो है मिडिल क्लास को इसमें कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। धन्यवाद। मैं जीबी पटेल, केंद्रीय अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद यूनियन इंजीनियर संगठन। आज भारत सरकार की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने देश का बजट पेश किया और ये कोरोना काल के पश्चात का, पोस्ट कोविड का पहला बजट था। इस दशक का भी पहला बजट था। बिजली कर्मियों ने जिस मेहनत और जिस शिद्दत के साथ कोरोना महामारी के दौरान अपने कार्य को अंजाम दिया, मैं उसकी चर्चा भी उन्होंने अपने बजट में की, अपने बजट के अभिभाषण में की। लेकिन जिस प्रकार इतनी मेहनत करने के बाद भी, अपनी जान जोखिम में डाल कर कार्य करने के बाद भी आज इस बजट में बिजली क्षेत्र के विनिवेश का रास्ता खोला जा रहा है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिजली सेक्टर को और देश की प्रगति को एकदम आगे ले जाने के लिए सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, उसको देखते हुए ये आवश्यक हो जाता है कि देश के हित में, जनता के हित में, किसानों, छात्रों, नौजवानों के हित में, सभी के हित में इस बिजली क्षेत्र को सार्वजनिक उद्यम के रूप में ही चलाया जाए। इसको सरकार के अधीन ही, सरकार के अंडरटेकिंग में ही चलाया जाना चाहिए। अगर इसका निजीकरण करते हैं तो कहीं ना कहीं बिजली बहुत महंगी होगी। आम उपभोक्ता, व्यापारी, किसान, छात्र सभी इससे परेशान होंगे और कहीं ना कहीं इससे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत तेजी के साथ भारत को विकसित देश की ओर ले जाने का एक संकल्प है, सपना है, वो भी प्रभावित होगा। मेरी अपील है माननीय वित्त मंत्री जी से,
सभी जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उनसे कि कम से कम बिजली क्षेत्र को, जो कोर सेक्टर है, उसको कम से कम सार्वजनिक क्षेत्र में चलाए जाने का और उसका विनिवेश हटाए जाने का प्रावधान अवश्य करें, जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने में कोई दिक्कत ना आए। धन्यवाद। आज आम बजट आया है, इसके बारे में अपने परिचय सर बताएं। संक्षेप में बजट, चूंकि मैं राज्य कर्मचारी हूं तो मैं अपने कर्मचारी के हित में ही बात करूंगा, क्योंकि राज्य कर्मचारियों को इस वजह से काफी निराशा हुई है। जहां तक हम उम्मीद करते थे कि कम से कम 10 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री होगा, उसके बाद स्लैब बनाया जाएगा, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। पुरानी दो विकल्प जो पहले दिए थे उन्होंने, उन्हीं विकल्पों को कायम रखा हुआ है। इसलिए दूसरी बात है कि क्योंकि पैसे तनख्वाह में वही मिल रही है, डीए फ्रीज हो चुका है। डीए फ्रीज होने के कारण हमारे वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन हमारे जो रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो बढ़े हुए हैं। जैसे अभी कल हमने मार्केट में पता किया, सरसों का तेल 40 रुपए लीटर बढ़ गया है, निश्चित रूप 2000 पॉइंट बढ़ रहा है। वही टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं दी गई है। तो दोनों चीजें नहीं हो सकती ना कि मार्केट में एक तरफ आप फ्लो दिखा रहे हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ रही है, पैसा मार्केट में ज्यादा फ्लो हो रहा है, लेकिन मेरे साथ मार्केट में पैसा फ्लो नहीं हो रहा है, बल्कि मार्केट में पैसा डंप हो रहा है कहीं न कहीं जाकर के। पुरानी पेंशन बहाली जो इस बजट में होना था या कुछ था, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ कोई बहाली नहीं हुई, कोई छूट नहीं मिली, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इस एनपीएस में एक दिक्कत है कि एनपीएस में सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो कर्मचारी कम समय तक सर्विस करेगा उसकी पेंशन 15%, 20% तक पेंशन कॉल बनेगी, या हो सकता है 5% पेंशन बनेगी। जब तक कर्मचारी 30 साल सर्विस नहीं कर लेगा तब तक वो पुरानी ओपीएस के बराबर पहुंचेगा। वो डीए तो छोड़ दिए, डीए भी नहीं, तब भी उसे डीए नहीं मिलेगा। ये सबसे दुखद बात है। इसलिए सरकार को ओपीएस लागू करना चाहिए एनपीएस के स्थान पे।